नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज प्रेमचंद के फटे जूते हमने पाठ पढ़ा था, उसी का सेकंड पार्ट थोड़ा बिंदुओं पर हम विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे, तो उसको फिर से एक बार जो है पढ़ने जा रहे हैं। प्रेमचंद के फटे जूते आपने देखा कि हरिशंकर परसाई द्वारा रचित हास्य और व्यंग्यात्मक जो है निबंध है। इसमें प्रेमचंद की सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और साहित्यिक प्रसिद्धि, उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। प्रेमचंद की जीवनी और हरिशंकर परसाई जी की जीवन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था, समझा था, और आज हम जो है कुछ बिंदुओं को फिर से पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो है हम महान साहित्यकार को किन किन नामों से जो है जाना जाता था प्रेमचंद को, वो देख लेते हैं कि उनको गद्य सम्राट, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जनता का लेखक, महान कथा सम्राट आदि उपनाम के रूप में हम जानते हैं। यानी प्रेमचंद ऐसे शख्सियत हैं जिनको पूरे विश्व के साहित्य में जो है स्थान मिला हुआ है। केवल हिंदी साहित्य में नहीं, उनकी बहुत सारे साहित्यिक विषयों को, कहानियों को, उपन्यासों को अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अनुवादित किया गया है, और इसलिए जो है पूरे वैश्विक साहित्य के तौर पर हम प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम हरिशंकर परसाई के बारे में फिर से देख लेते हैं कि वो महान व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि व्यंग्यकार तो बहुत सारे हुए हैं हिंदी साहित्य में, लेकिन हरिशंकर परसाई जैसे सशक्त व्यंग्यकार जो है दूसरे हम नहीं देख पाते हैं। तो एक महान व्यंग्यकार, एक महान साहित्यकार के बारे में यदि कुछ लिखता है तो कितना सटीक और कितना सशक्त होगा, ये हम इस पाठ को पढ़ के समझ सकते हैं। एक महान आलोचक के रूप में सबसे सशक्त व सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार की उपाधि उन्हें मिली हुई है। यानी साहित्यकारों के जीवन में झांकने का प्रयत्न उन्होंने किया है इस निबंध के द्वारा। और सबसे मुख्य बात है कि इस निबंध में प्रेमचंद के जीवन में उनके जूतों को लक्ष्य करके लेखकों के जीवन की दुर्दशा का वर्णन किया गया। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो महान साहित्यकार के साहित्यों के द्वारा जो हम प्रेरणा लेते हैं, हम अपने जीवन में उनको अपनाने का प्रयत्न करते हैं, उन महान साहित्यकारों के वास्तविक जीवन में कितनी परेशानियां थी, संघर्ष थे, या फिर जो है उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। और ये यदि हम जान पाते हैं तो हमें इसको समझना चाहिए और इस मार्मिक चित्रांकन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। यानी समाज में उनको जो स्थान मिलना चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति के लिए जो कार्य किए जाने चाहिए, उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पाठ से हम इस विषय को समझने का प्रयत्न करेंगे। अब देखिए सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर पाठ की समरी को फिर से कुछ निम्न बिंदुओं के आधार पर व्याख्या किया है। तो सबसे पहले प्रेमचंद एक चित्र में, हरिशंकर परसाई जी जब जाते हैं और उनके सामने प्रेमचंद का चित्र जो है लगा हुआ है पूरे परिवार के साथ, उसमें पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद हैं, और उस चित्र को जब वो देखते हैं तो पूरे चित्र को देखने के बाद, यानी उनके शारीरिक ढांचे को, उनके वस्त्रों का अवलोकन करते हुए, सिर पर टोपी थी, उसके बाद उनके चेहरे का अवलोकन किया उन्होंने कि किस प्रकार से उनके गाल पिचके हुए थे, घनी मूछें थी, और किस तरह से वो धोती कुर्ता पहने हुए थे। और जैसे ही लेखक की नजरें उनके पाँव पे गई तो उन्होंने देखा कि दाएं पैर का जूता तो जो है बहुत अच्छा है, लेकिन बाएं पैर के जूते में एक उंगली बाहर निकल आई है। यानी कि जूते के जो है पतरियां निकली हुई हैं, यानी कि जो बंद, यानी फीते जो बांधने का होता है, वो छेद पे जो एक आप देखते हो कि लोहे की जो है गोल गोल लगा रहता है, जिससे पतरियां बोलते हैं जिसको, जिससे हम फीते जो है आराम से निकाल लेते हैं और उसको अच्छे से बांध लेते हैं। लेकिन पतरियां निकल जाने के कारण बंद, यानी फीते भी बेतरतीब तरीके से बंधे हुए थे, और साथ में जो है जूते फटे होने के कारण उंगली बाहर आ गई थी। तो जैसे ही उन्होंने प्रेमचंद के जूतों पर उनकी नजर गई तो उनकी स्थिति को देखते हुए और उनके जूतों को देखते हुए लेखक हरिशंकर परसाई की नजरें वहीं पर अटक गई, वहीं पर टिक गई। अब यहाँ पर फोटो में व्यंग भरी हंसी। अब यहाँ पर जो है प्रेमचंद के दुख को देखकर लेखक रोना चाहता था,
लेखक को यानी उनकी स्थिति पर, उनकी दुर्दशा पर जो है रोना आ रहा था कि मेरे साहित्य के पुरोधा पुरखे, उनकी ऐसी स्थिति कि फोटो में वो फटे हुए जूते पहन के फोटो खिंचा रहे हैं, तो उनकी वास्तविक स्थिति कैसी होगी। तो उन्हें रोना आ रहा था, लेकिन प्रेमचंद की आंखों का दर्द उसे रोक देता है। यानी कि उनके पैरों में फटे हुए जूते से प्रेमचंद के चेहरे पर कोई दुख या मलाल नहीं था, लेकिन उनकी वास्तविक जो स्थिति थी वो उनकी आंखों से व्यक्त हो रहा। और उनके आंखों का दर्द जब महसूस किया हरिशंकर परसाई जी ने, तो ये देखकर उसे रोने से वो रोक देता है और उसे देखकर बहुत ग्लानि होती है कि मेरे साहित्यिक पुरोधा, मेरे पुरखा, जिनको साहित्य सम्राट के रूप में जाना जाता है, हिंदी गद्य सम्राट के रूप में जाना जाता है, जो जनता के लेखक हैं, जिन्होंने जनता के जो है दुख दर्द शोषण को बिल्कुल जीवंत तरीके से अपनी कहानी और उपन्यासों में प्रकट किया है, और उन लेखक की यदि ये स्थिति है तो उनको अपने ऊपर बहुत ग्लानि, बहुत पीड़ा, बहुत दुख महसूस होता है। इसके बाद जो है लेखक के घिसे जूते। अब लेखक जो है उससे तुलनात्मक वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं भी साहित्यकार हूँ और मेरे भी जूते घिसे हुए हैं, लेकिन फटे नहीं। यानी कि मेरे जूते जो हैं ऊपर से अच्छे दिखते हैं, लेकिन मेरे तलवे जो हैं वो घिस गए हैं, और तलवे घिस जाने के कारण मेरी उंगली बिल्कुल छिल गई है, मेरा तलवा बिल्कुल लहूलुहान हो गया है, लेकिन फिर भी जो है ऊपर से दिखाई नहीं देता। तो लेखक कहते हैं कि मैं पर्दे के महत्व को समझता हूँ, लेकिन मेरे साहित्यिक पुरोधा जो प्रेमचंद थे वो पर्दे का महत्व नहीं जानते। इसका मतलब है कि लेखक भी कहीं ना कहीं दिखावा और अवसरवादिता से ग्रसित हैं, और वो जैसे हैं वैसे बाहर दिखना नहीं चाहते। लेकिन प्रेमचंद जैसे बाहर थे वैसे ही अंदर थे, यानी जैसे अंदर थे वैसे ही बाहर दिखने का प्रयत्न करते थे। वो किसी प्रकार का आवरण या पर्दा से उसको ढकने का प्रयत्न नहीं करते थे। अब यहाँ पर जो है अगला है प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान का रहस्य। अब जब वो उस चित्र का पूर्ण रूप से अवलोकन करते हैं तो वो देखते हैं कि प्रेमचंद के चेहरे पर फिर भी एक अधूरी मुस्कान जो कि व्यंग को सूचित कर रही है। तो इसका वो रहस्य खोजने का प्रयत्न करते हैं कि मेरे जो पुरोधा हैं, जो प्रेमचंद हैं, उनकी यदि आर्थिक स्थिति इस प्रकार की थी, जो फोटो खिंचाते वक्त भी इस तरह के जूते पहने हुए फोटो खिंचा रहे हैं, तो उनकी इस आर्थिक दुर्दशा होने के बाद भी चेहरे पर यदि मुस्कान है और वो भी अधूरी, तो इसका क्या रहस्य है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आप प्रेमचंद के उपन्यास के पात्रों के दर्द और कहानी के चरित्रों के शोषण को समझते हुए, अब यहाँ पर लेखक ने उनके उपन्यास और कहानियों के जो प्रमुख पात्र थे, जैसे आपने देखा है कि गोदान का हौरी है, या फिर जो है यहाँ पर आपने देखा है दो बेलों की कथा में जो है गया है, या और भी माधव है कफन में, आप देखते हो कि किस तरह से लोग चंदा उगा के जो है उनको कफन के लिए पैसे देते हैं, और वो माधव जो है उसको दारू पी जाता है, यानी कफन के पैसों से भी दारू पी जाता है। तो इस प्रकार के जो चरित्रों का उन्होंने वर्णन किया है, और उन पात्रों का जो दर्द था वो कहीं ना कहीं प्रेमचंद के अंदर मौजूद था, और इसके द्वारा वो कहते हैं कि जैसे मेरे पात्रों का शोषण होता था, उसी प्रकार से मेरी भी आर्थिक स्थिति या मेरी भी सामाजिक स्थिति इस प्रकार से ज्यादा बदली हुई नहीं है, यानी उसी प्रकार का है। और इसलिए लेखक को महसूस होता है कि जब वो साहित्य से प्रेमचंद की तुलना करते हैं और सोचते हैं कि उनके जैसे साहित्यिक पात्र की पीड़ा थी, वैसे ही कहीं ना कहीं प्रेमचंद की भी पीड़ा थी, और इसीलिए वो दर्द से परिपूर्ण जो मुस्कान है वो अधूरी थी, जो चेहरे पर उनके दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जूते फटने का रहस्य। आखिर प्रेमचंद के जूते भाई लोगों के चलने से, यहाँ पे उदाहरण दिया है आपने देखा है कि उसमें जो है कुंभन दास का भी दिया है कि कुंभन दास बार बार फतेहपुर सीकरी से जो है दिल्ली आता जाता था, आगरा आता जाता था, और उसमें जो है बार बार
आने जाने से जो है उसके जूते घिस जाते, और इसलिए वो कहता भी है कि भाई आते जाते पनैया घिस गए, भूल गए हो हरि नाम, कि भाई आपने तो इतनी बार बुलाया कि मेरे चलते चलते जो है जूते ही घिस गए। तो इससे साहित्यकार कहते हैं कि भाई चलने से तो, अधिक चलने से तो जूते घिसते हैं, ऊपर से फटते नहीं है। तो आखिर आपके जूते कैसे फटे, इसके पीछे क्या रहस्य है? तो यहाँ पर प्रेमचंद की चारित्रिक विशेषता के आधार पर वो निष्कर्ष निकालते हैं कि वे संघर्ष से लड़कर निकलते रहे, समझौता नहीं किया। यानी कि वो जो है रास्ते में आने वाली जो टीले हैं, जो टीले रूपी बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, उनसे उन्होंने बगल से निकलकर रास्ता नहीं चुना, बल्कि उसको ठोकर मार के हटाया और फिर आगे बढ़े। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर वे संघर्ष से कभी घबराए नहीं, कभी पीछे नहीं हटे, बल्कि उसका सामना किया, उससे संघर्ष किया और संघर्ष से लड़कर आगे बढ़े अपने जीवन में, और इस तरह से अपनी बाधाओं से कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया। यानी कि इस से भी ये निष्कर्ष निकलता है कि प्रेमचंद जैसे अंदर थे वैसे ही बाहर थे, लेकिन सादगी भरे जीवन में भी संघर्ष करके बढ़ने वाले थे, ना कि समझौता करके। तो ये उनकी चारित्रिक विशेषता थी। अंत में हम पाठ का पूर्ण रूप से एक निष्कर्ष हमने निकाला है कि प्रेमचंद अपनी गरीबी, फटेहाली और दुर्दशा को स्वीकार कर चुके थे, जो कि फोटो में हमें दिखाई देते हैं, और वे अंदर और बाहर की वेशभूषा में अंतर नहीं करते थे। यानी कुल मिला के जो है हम प्रेमचंद के लिए यही कह सकते हैं कि प्रेमचंद का सादगी भरा जीवन इस बात का सूचित करता है कि प्रेमचंद जो है बाहरी दिखावा, अवसरवादिता, आडंबर को नहीं मानते थे, और वो जैसे थे बिल्कुल वैसे ही अपने आप को प्रकट करते थे, प्रदर्शित करते थे। यानी कि उनके बाहरी जीवन और आंतरिक जीवन में कोई भी मूलभूत अंतर नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से प्रेमचंद के जीवन से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि जीवन के लिए जो है हमें दिखावा, आडंबर, अवसरवाद को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैन है कृति, मैन है कर्तव्य, मैन है कार्य। इसी से जो है हम आगे अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और प्रसिद्धि के लिए जो है कोई सीमाएं हमें बांधकर रोक नहीं सकती। और इस प्रेमचंद साहित्यकार के जीवन से हम इस तरह के निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। धन्यवाद।